टू स्पीक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और कोविड संक्रमण हर दिन एक नई चुनौती लेकर हमारे सामने आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी सावधानी का पालन हर हाल में करें। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क जरूर पहनें और हैंड और ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आज के इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोविड से जुड़े एक बेहद अहम पहलू की। जी हां, उपचार के मानक तौर तरीकों की, यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की। इस बारे में सटीक सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट्स। और अगर इस संबंध में आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। हमारा नंबर है 011-233-87031 और ये नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। Hello Tejinder, and a very warm welcome to our viewers once again to another edition of Dr. Speak. So what are the basic guidelines for treatment of COVID-19? How does one differentiate between patients who need to be hospitalized and those who do not? What is the treatment protocol for those who do not need hospitalization? In the absence of a confirmed body of data or an analysis, we try and get answers to all your queries from our expert panelists. Today we have with us three such distinguished guests. Tejinder, would you like to introduce them? जी, हमारे साथ 3 गेस्ट आज मौजूद रहेंगे। डॉक्टर गीता कंपानी जो कि कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल से, और डॉक्टर संजीव सिन्हा प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स से, और डॉक्टर नवनीत सूद हमारे साथ होंगे सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए ट्रीटमेंट को लेकर। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि जब किसी को हल्का सा बुखार या खांसी डिटेक्ट होता है और उसके बाद वो सोचता है कि बुखार है या फिर टेस्ट करवाने के बारे में सोचता है, तो साथ ही साथ क्या ट्रीटमेंट्स शुरू कर देने चाहिए? क्या प्रोटोकॉल्स उस ट्रीटमेंट के होने चाहिए? क्या किसी से सलाह लेनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको इस मौसम में खांसी, बुखार और हेडेक, बॉडी एक होता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि कोरोना हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले तो आप इससे पैनिक ना हो, अपने आप को आइसोलेट कर घर में रखें और जो भी नियर बाय डॉक्टर है उससे इस बारे में डिस्कस करें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। और साथ में आप पैरासीटामोल लें अगर फीवर है आपको, अगर नेजल डिस्चार्ज है और खांसी हो रही है तो उसके लिए कफ सिरप ले लें और स्टीमुलेशन करें। और अगर आपको वो, कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उनको पेट में दर्द होता है और चांसेस ऑफ वोमिटिंग या लूज मोशन भी देखा गया है उन लोगों में, तो उन लोगों को एंटी एमिटिक ड्रग्स लेनी चाहिए। और साथ में कुछ लोगों को ये सिम्टम्स हुए हैं कि उनको टेस्ट चला जाता है और स्मेल नहीं आती है, तो ये कुछ इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कोरोना डिजीज के। अगर ये सिम्टम्स आपको हैं तो आपको अपने आप तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए और फैमिली मेंबर से, और एज सुन एज पॉसिबल आपको डॉक्टर से राय लेकर कोविड टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट नियर बाय सेंटर से करवाना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो एम्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईसीएमआर की गाइडलाइन पर बेस्ड है। और इसमें हम लोगों ने इस बीमारी को तीन उसमें डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर स्टेजेस। तो माइल्ड स्टेज में क्या होता है ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप देखिए, माइल्ड स्टेज में पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेशेंट को खांसी जुकाम हो सकता है, पेशेंट को बॉडी एक होता है, पेशेंट को हेडेक होता है और कभी कभी पेशेंट को लूज मोशन और वोमिटिंग भी हो सकती हैं। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने टेस्ट करा लिया है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है अगर कोविड का, तो आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए, होम आइसोलेशन कर लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा वो ये है कि आपको तुरंत एक ऑक्सीजन प्रोब, फिंगर प्रोब की ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए जरूरत
है तो आप तुरंत उसको अरेंज करके, जो नियर बाय मेडिकल स्टोर में मिल जाता है या कई जगह गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसपे आप फिंगर में लगाकर अपना ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है इसको तुरंत मेजर करें और देखें कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर होना चाहिए, 94% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93-92% से नीचे आता है, तब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उस केस में आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और उसके साथ में अदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर आपको सांस फूल रहा है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको खांसी काफी जोरों से आ रही है, और साथ में अगर आपको मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, और आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में जा रहा है, तो ये एक कंडीशन हो गई जब आप माइल्ड से मॉडरेट स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और इस स्टेज में आपको तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखाना है और वहां पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, माइल्ड स्टेज में आप क्रोसिन ले सकते हैं, एंटीएमेटिक ले सकते हैं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते रहते हैं। अगर आपके घर में ऑक्सीजन है तो तुरंत ऑक्सीजन लगा लीजिए और उसके बाद डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इस स्टेज में कुछ, ये एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि कुछ कोमॉर्बिड स्टेज होती हैं, उन मरीजों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। जैसे अगर आपको डायबिटीज है, आपको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, अगर आपको क्रोनिक लीवर डिजीज है, और अगर आपको सांस की बीमारी है, जैसे कुछ लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा या सीओपीडी होती है, या आपको कैंसर की बीमारी है, या और कोई क्रोनिक इलनेस है, या आप इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कर रहे हैं, या क्रोनिक इन्फेक्शन है जैसे HIV इन्फेक्शन है, तो इन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इन लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर अगर जरूरत होता है तो तुरंत एडमिशन होना चाहिए। तो ये तो हो गया माइल्ड स्टेज। अब मॉडरेट स्टेज में क्या होता है, जब पेशेंट एक बार डिसोसिएट कर जाता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस मरीज को तुरंत हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करके उसको ऑक्सीजन देते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑक्सीजन सिचुएशन क्या है। आपका ऑक्सीजन सिचुएशन बिलो 90 है, बिलो 80 है, बिलो 70 है, और फर्दर उससे भी कम है, तो उन सब चीजों का एक प्रोटोकॉल है। उसके हिसाब से हम ऑक्सीजन थेरेपी, NIV, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, और हाई फ्लो ऑक्सीजन, या इफ अगर सारी चीजें फेल हो जाती हैं तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को यूज करते हैं ICU के अंदर मरीज को रखकर। और साथ में डिफरेंट गाइडलाइन है, हम इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन स्टेरॉइड्स एंड इंजेक्शन मल्टी एंटीबायोटिक्स, लो मॉलिक्यूलर हेपारिन, तो ये चीजें हम देते हैं। और इसी के बाद सीरियस स्टेज आती है, जैसे मैंने कहा, अगर पेशेंट सब चीजों से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन, NIV या इन सब चीजों को देते हैं। तो ये तीन ब्रीफली मैंने बताया है जो तीन स्टेजेस में हम लोग इलाज करते हैं मरीजों का, और एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। Right. At this point, we are also joined by Dr. Geeta Kampani, who is a consultant and professor, Department of Medicine, Safdarjung Hospital and VMMC. A very warm welcome to you, ma'am. And Dr. Navneet Sood, Senior Consultant, Pulmonology, Dharamshila Narayana Hospital, Delhi. Very warm welcome to you too as well, Doctor. First of all, coming to you, Dr. Geeta, we have just heard that there are three types, three categories of COVID patients. They are moderate and mild or extreme. So we'd like to know when is a doctor usually able to say that a particular patient needs hospitalization? See, we have been telling patients with mild disease whose saturation is, oxygen saturation is above 94% to do home isolation. But when the patient is, the oxygen saturation starts dropping below 94, up from 89 to 94, also he can be monitored at home with an if he has an oxygen concentrator at home, and he can be started on medicines at home. But if the oxygen saturation is dropping, his respiratory rate, which should not be, which should be normally between 18 to 24 per minute, if the respiratory rate is increasing beyond 24 minutes, he's having difficulty in breathing, and
fever is getting prolonged. The fever is more than 102, 103 for the last 5 days. In that case, he's moving from a mild disease to a moderate and severe disease. So in these patients, it is more important that his oxygen saturation, they are likely to deteriorate. The oxygen saturation can drop, and it is better that it is monitored in hospital and they are hospitalized. जी, डॉक्टर नवनीत सूद हमारे एक दर्शक हैं, वो फेसबुक के जरिए एक सवाल पूछना चाहते हैं। दिलीप कुमार साहू ये सवाल जानना चाहते हैं, इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि उनका 8 साल का बेटा है और उसको सोर थ्रोट है, हेडेक है थोड़ा। उनका और उनकी वाइफ का RT-PCR नेगेटिव आया है और जो बेटा है उसका बॉडी टेम्परेचर 98.6 है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इज 98%। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको बेटे का टेस्ट करवाना चाहिए या फिर आगे किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं तो ये नॉर्मल वायरल भी हो सकता है। एज सच जो चिल्ड्रन है उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पाया गया है अभी। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वेव में चिल्ड्रन भी बहुत, चाइल्ड एज ग्रुप के लोग भी बहुत इन्वॉल्व होंगे। ऑब्वियसली अगर सैचुरेशन 98 है, फीवर हल्का फुल्का नहीं है भी और सोर थ्रोट है, तो वॉच रखें सैचुरेशन पे। और सिम्टम्स जो हैं, फीवर इंक्रीज कर रहा है या कोई और सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, कफ बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली गो इन फॉर द RT-PCR टेस्ट। बट अगर 1-2 दिन में सेटल कर जा रहा है तो फिर अननेसेसरी टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं होगी। Right. My next question is for Dr. Sinha. Kishore Dani asks on Facebook, I have taken first dose of Covishield vaccine on 30th April. Well, we have a caller, so I think we should take the caller जी हाँ, first. हमारे साथ बड़ौदा से रश्मिकांत जुड़े हुए हैं। रश्मि जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए और डॉक्टर संजीव आप इनका सवाल सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को पेनिसिलिन ड्रग्स का रिएक्शन है और मैं वैक्सीन लेने के लिए गया था, तो मेरे को गवर्नमेंट का वैक्सीन सेंटर से मना किया कि आपको रिएक्शन है, इसलिए किसी भी हालत में वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो क्या मैं वैक्सीन के बिना ही रह पाऊंगा? इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दैट इज कंट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन। तो इसमें आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और या कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी गाइडलाइन क्लियरली दी हुई है। उसके अनुसार से अगर आपका कंट्राइंडिकेशन है तो आप नहीं ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपको कब ये रिएक्शन हुआ था इंजेक्शन से? जी, करीबन 45 इयर्स पहले हुआ था। 45 इयर्स पहले उस रिएक्शन में क्या हुआ था आपको? क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? तो पूरे शरीर में रेडिश हो जाता था और खुजली टाइप का हो जाता था। नहीं, फिर से बताइए प्लीज, जोर से बोलिए, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है। 45 इयर्स पहले जब मैंने वो मेडिसिन लिया था तो मेरे पूरे शरीर में रेडिश कलर हो गया था स्किन पर, और वो खुजली आ रही थी पूरे शरीर में। तो अराउंड मॉडरेट टाइप का आपको ये एलर्जी हुआ था, तो इसके लिए तो यही है कि आप पहले अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह ले ले मिलकर। अगर वो आपको अंडर सुपरविजन एडवाइस करते हैं वैक्सीन लेने को तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से सारी व्यवस्था होनी चाहिए उस सेंटर पे। अगर आपको रिएक्शन होता है तो उसके लिए पूरा एक सेटअप होता है। हम लोगों ने जैसे एम्स न्यू दिल्ली में पूरा सेटअप बना रखा है, काइंड ऑफ इंटेंसिव केयर की तरह होता है। उसमें अगर कोई रिएक्शन होता है तुरंत हम उस रूम में ले जाकर मरीज को पूरा इलाज देते हैं और सारी दवाओं की व्यवस्था वहां पर होती है, मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटर सिस्टम होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अंडर सुपरविजन इसमें ट्राई कर सकते हैं। Right. Coming to you, Dr. Kampani. Kishore Dani asked on Facebook, I have taken first dose of Covishield vaccine on 30th April this year. I was infected on 22nd April. So now I have recovered and with no symptoms for the past 3 weeks. Kindly advise when I should take the second dose,
Some reports say it is after 90 days. Request your clarification. So first of all, one question I would like to ask you, Dr. Kampani, that should we take a vaccine if we are infected? Because from the dates that he has given us, he took the vaccine after he was infected. So I don't know whether he knew about it or not, but should we test before going in for the vaccination? See, we don't test before going in for vaccination, but if you have symptoms, like if you're having a body ache and you're having low-grade fever or you're having a sore throat, then it is advisable to get tested before you are being in this pandemic. The most likely reason for fever, sore throat and body ache is coronavirus infection these days. So in that case, you can get tested, or even if you're having it, I will advise you that you should delay your vaccination, and it is not advisable to take vaccine when you are having active infection of any virus, because that viral infection can flare up. Number two, if he's got that infection, after that vaccination can be conveniently delayed for at least 8 weeks, because any infection by the coronavirus will cause antibodies to develop in the body. These antibodies usually should persist for 3 to 4 months. We are not aware exactly for how long the antibodies will remain, because no studies have been done on this to say how long the antibodies will remain and what level of antibodies will remain. But conveniently you can delay immunization, because any vaccine that is given, that also basically induces antibody formation in the body. So if you have already got antibodies because of infection, they will take care of, they will prevent further infection for about say 2 months, 3 months. So you can delay immunization for about 2 to 3 months. Latest, it has come in the newspaper today, only the research has been done, and they are saying with you can delay immunization for perhaps 6 months also after infection with coronavirus. जी, डॉक्टर नवनीत सूद, एक हमारे दर्शक हैं उपेंद्र सिंह रघुवंशी, ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि 10 अप्रैल को इनको कोरोना हुआ था, ये पॉजिटिव आए थे और अभी तक उनकी खांसी नहीं गई है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना अगर वो नेगेटिव हो गए हैं और तब भी खांसी चल रही है, तो पोस्ट वायरल कफ होता है, इरिटेटिंग कफ, बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत समय तक रहता है, 1 to 2 months तक. बट अगर उसके साथ उनको कोई और सिम्टम्स हैं, कोई फीवर बीच में रिकर कर रहा है, या नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, या उनको बहुत समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ा था या हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, तो अगर ये कफ चलता जा रहा है और बाद में एडेड सिम्टम्स भी हैं, तो वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनसे डिस्कस कर लेंगे कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है. कुछ केसेस में लंग्स में बहुत सारे जिनके लंग्स काफी इन्वॉल्व होते हैं इनिशियल स्टेजेस में, उनके स्कार्स रह जाते हैं, जिसको पोस्ट वायरल फाइब्रोसिस या पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस करके भी हम ट्रीट करते हैं. वो अगर चीज है तो वो उसके लिए अलग से एक तरह का ट्रीटमेंट होगा. बट अगर सिर्फ सूखी खांसी आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और कोई सिम्टम भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से कुछ समय में वो अपने आप चला जाएगा. वो वायरल पोस्ट वायरल कफ जैसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा. जी, डॉक्टर सिन्हा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिषेक झा हैं दिल्ली से. अभिषेक जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए. हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब. मेरे फादर की एज 63 है, उन्हें कुछ एलर्जीज की प्रॉब्लम है. उन्होंने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे एलर्जी टेस्ट भी करवाया था, जिसमें उन्हें लेमन, पीनट, राजमा, उसके अलावा कुछ पैरासीटामोल और इन सब चीजों में काफी एलर्जी की मात्रा हाई थी. टिनिडाजोल, इन सब चीजों में डस्ट वगैरह की भी थी. तो वो ये जो वैक्सीनेशन है इसके लिए गए भी थे पहले, तो वहां पर मैं सेंटर में उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, आपकी एलर्जी रिपोर्ट है, आपको नहीं दिया जाएगा. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उनकी वैक्सीनेशन हो सकती है, और हो सकती है तो कौन सी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, किसे प्रेफर किया जाए? ये जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही चीज डिस्कस करी कि देयर आर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस व्हिच आर गिवन ऑन द
जो कि हमारे वेबसाइट्स पे दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ICMR की वेबसाइट पे। अगर आप कोई भी चीज है जिसमें आपको एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, तो उन चीजों में तो हम लोग जरूर अवॉइड करते हैं, बट माइनर एलर्जी है तो उस केस में अंडर सुपरविजन वैक्सीन दी जा सकती है। और इस बारे में गाइडलाइन भी दी हुई है। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि पैरासिटामोल से एलर्जी है, तो आप ये मुझे बताइए, उन्होंने कभी पैरासिटामोल लिया है जिसके कारण उनको कोई स्किन एलर्जी हुई या सीवियर साइड इफेक्ट्स हुए हैं? फीवर्स के टाइम पर में तो लेते ही हैं, तो क्या होता है उनको उसमें अगर लेते हैं? लेने पर कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप जाकर ले लें अंडर सुपरविजन। वहां पर आप एम्स में आ जाएं। एम्स The virus is penetrating into our villages now. And there are media reports that say that even the basic treatment is not available in villages. What does that mean? So what happens is, when you are in an urban area or an area where some sort of healthcare infrastructure is there, say metros or even in second tier cities, you have easy access to diagnosis, the symptoms, symptomatology. The doctors here are healthcare nurse people. They are already seeing these type of patients for a long period of time. While in villages, in the first wave, it was not very prevalent. So the people who are taking care of the healthcare, the Anganwadi workers or whatever the PHCs are there, they are not so tuned to seeing these type of patients. So they might miss some patients which are COVID patients having severe complications, which may develop into severe complications. And then the healthcare facilities which are present in most of the village areas are not sufficient enough to diagnose as well as treat the patients who really need the medical treatment. Now, in that case, the morbidity and mortality associated with the COVID disease will be much higher, although it might not be reported in the media as glaringly as it happens in a metro city. But obviously, the people will suffer more in rural areas where the facilities are not sufficient enough. How are doctors dealing with this? How are they reaching out? The big hospitals and the medical fraternity, are they reaching out in some way to villagers so that they can deal with this in the best way? So what I would like to request to all the people who are listening in the government setup as well as in the private setup, what we are doing is a Zoom meeting. I am doing teleconsults daily. I think there is a mismatch with the disconnect with the, I think Dr. Geeta and Dr. Sinha will be able to tell you about that thing. I have not seen people who from the villages, the persons who are taking care of the healthcare are taking any help from the persons who are already treating COVID patients or diagnosing COVID patients. Now that gap has to be logistically filled by the government as well as private players who are already dealing with this pandemic. So that will help the patients who need some sort of treatment in the villages, which will small simple. For example, one of my friend's driver went to the village. He was having all the features of COVID. There was no test done there. So he called up and gave some treatment of the COVID, normal treatment of the COVID, which we gave, and he was fairly well within 3-4 days. But otherwise, he was turning out to be a case where he was having a lot of cough. His oxygen might have also gone down, that he had not checked there. He had a direct connect with the person here who was dealing with the case. Now that has to be on en masse basis. So this tele-communication system has to be there, where we can also help the people in villages and the healthcare personnel who are dealing with the pandemic there to
help them treating the patients. जी बिल्कुल, ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो चल रही हैं, यकीनन जिस तरह से उनके आंकड़े भी आ रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को फोन कर रहे हैं, इस बारे में भी हम डॉक्टर कंपानी से भी जानेंगे। लेकिन एक सवाल ले लेते हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश हैं धनबाद से। डॉक्टर गीता, आप इनका सवाल सुनिएगा। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते। जी नमस्ते दिनेश जी, आप अपना सवाल बताइए। हमको सल्फा, सिप्रोफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन से एलर्जी है, तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, ये सवाल पहले भी उठाया जा चुका है। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है जो वैक्सीन में प्रोटीन यूज होती है एज एन एडजुवेंट। इफ यू आर एलर्जिक टू एनी प्रोटीन लाइक दैट विच इज द एडजुवेंट कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, तो आपको नहीं यूज करनी चाहिए। अब एलर्जिक रिएक्शंस भी कई टाइप के होते हैं। अगर आपको पहले सल्फा, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन लेने से आपको किस टाइप का रिएक्शन हुआ है, एनाफाइलैक्सिस हुआ है, सांस लेने में तकलीफ थी, पूरे शरीर में सूजन हो गई है, कि बिल्कुल थोड़े बहुत रैशेस हुए हैं? लिप्स पे रैशेस होते थे और फिंगर पे रैशेस होते थे, थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बड़े अस्पताल में वैक्सीनेशन, हम लोग जैसे बड़े सफदरजंग में हैं, हम जो भी मरीज को वैक्सीन लगती है उसके बाद आधा घंटा मरीज को ऑब्जर्व किया जाता है, और पूरे हमारा सिस्टम है जबकि अगर पेशेंट को कोई एलर्जी हो या एनाफाइलैक्सिस हो, पूरा वहाँ पे सुविधा है कि उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, आईसीयू में पेशेंट को रखा जाना चाहिए। तो ऐसे बड़े अस्पताल में जहां ऑब्जर्वेशन और फर्दर अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए उसका अरेंजमेंट है, तो उस अस्पताल में आप लगाइए। मेरे ख्याल से अगर आपको माइल्ड सिर्फ रैशेस हो गए और कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं और सल्फा नॉरफ्लॉक्सिन से लिया, आप बड़े अस्पताल में जाके वैक्सीनेशन अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर को बताकर, ताकि वो भी सतर्क रहें कि आपको ऐसा कुछ रिएक्शन होने के चांस हैं, तो आप लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर संजीव सिन्हा, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, एक सवाल भी है हमारे दर्शक का, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या साइड इफेक्ट्स स्टीरॉइड्स के क्या हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना अगर हम लें, और क्या इससे ब्लैक फंगस भी होता है? मेजर कॉज ब्लैक फंगस का क्या ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के अगर स्टीरॉइड्स लिए जाएं? और थोड़ा ब्लैक फंगस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि काफी सवाल इसके बारे में आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने और स्टैंडर्ड जो एजेंसीज हैं उन्होंने गाइडलाइन बना रखी है कि कब हमें स्टेरॉइड को यूज करना है। स्टेरॉइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कोविड में, बट उसको रैशनल यूज करना है। इरेशनल यूज करने से उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे हम जल्दी माइल्ड स्टेज में अवॉइड करते हैं, अगर जरूरत होता है तो 7 to 8 डेज के बाद हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई हैं, तब हम देते हैं। या फिर जैसे मैंने शुरू में बताया था स्टेजेस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में जब पेशेंट सिक हो जाता है तब हम स्टेरॉइड देते हैं। उसकी भी फिक्स डोज होती हैं अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, और डेज होते हैं कि इतने डेज में हमें टपर करके बंद करना है। तो वो सारी गाइडलाइन स्टैंडर्ड दी हुई हैं। अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, तो उसका एक फायदा है, उसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो उसके नुकसान होते हैं। तो और उसके कई तरह के नुकसान होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, आपके बोन्स अफेक्ट हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको मसल्स वीक हो जाते हैं। तो और भी कई तरह के होते हैं साइड इफेक्ट। और साथ में आप में अब ब्लैक फंगस या इसको हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, इस बारे में भी काफी आजकल चर्चा हो रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसमें क्या होता है, हम म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है ये उन तरह के पेशेंट में देखा गया है, जैसा कि आजकल कोविड पेशेंट में भी देखा गया है, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज करते हैं उनमें इस तरह के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। या इम्यूनोसप्रेशन जिनमें होता है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिनमें क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, और भी कई इस तरह की बीमारियां हैं जिनमें, या डायबिटीज, लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है जिनमें, उनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी हमें हो रही है? तो ये बीमारी जो होती है, जो सॉइल
के थ्रू, कुछ पोर्स होते हैं उनके थ्रू इनहेलेशन के बाद पहुंचती है। आजकल ये भी देखा गया, अगर पाइप्ड ऑक्सीजन आप दे रहे हैं और पाइप क्लीन नहीं है तो उनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और साथ में पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम्स हो, पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, लालपन आ जाता है आंखों में, इरिटेशन होने लगता है, और साइनस नोज के थ्रू जो जब इन्फेक्शन अंदर जाता है तो नेजल इरिटेशन, कफिंग हो सकती है, कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, और चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस या ब्लैकनेस हो जाती है। तो इन सब चीजों को कंफर्म करने के लिए हमें तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, ENT डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, या जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनकी राय लेनी चाहिए। तो वो पूरी जांच करके, और अगर जरूरत होता है तो FNAC भी हम लोग करते हैं या बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं बीमारी को, और फिर हम एंटी फंगल स्टार्ट करते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर और भी कोई प्रोसीजर की जरूरत होती है तो उसको हम लोग करते हैं। तो इसमें ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखें, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं, जिनको कैंसर की बीमारी है, जिनको क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं, या जो रिसेंटली पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, उनमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। Right. Coming to you, Dr. Kampani, Shivani Mangla asks on Facebook, my friend's husband HRCT score has come 13 yesterday and saturation is 93. What should we do? We are worried and confused. See, she's following saturation. If her CT score is on CT scan is 13 out of 25, she's falling into a moderate disease. So, what did you say? The second thing was saturation is 93. 93. So saturation 93 again points towards saturation has decreased below 94. So at this stage also they can do home isolation only, and they can monitor the oxygen saturation with a pulse oximeter. So when they monitor, tell them not to panic. वो pulse oximeter को फिंगर पे फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स लगाएं, 15 to 30 सेकेंड्स, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग देखें। ये नहीं कि उसको लगाया और वो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो 30 सेकेंड्स के बाद रीडिंग देखिए एंड मॉनिटर योर सैचुरेशन अबाउट 3 times इन अ डे। और साथ में देखिए आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, सांस तेजी से आ रहा है, तो इन दैट केस आप हॉस्पिटल जाइए। लेकिन 93 पे सैचुरेशन पे और CT स्कोर 13/25 होम आइसोलेशन और होम ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इनको स्टेरॉइड्स का भी रोल है ऐसे में, स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, और खांसी है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप घर में रख लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन की, और स्टेरॉइड्स का कोर्स दिया जा सकता है। हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन देते हैं। डेक्सामेथासोन 6 USA में हुए हैं। दे आर saying that probably Pfizer is saying that their vaccination can be given to pregnant females, लेकिन हमारी कंट्री में हम अभी तक वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे रहे हैं। तो अगर इन्होंने लगा ही ली है पहली डोज, तो I suggest maybe they can take the second dose after a period of 4 months. तब तक शायद डिलीवरी भी हो जाएगी इनकी, तो एंड उसके बाद लगा सकते हैं आफ्टर 4 months और मे बी 6 months ऑफ कोविशील्ड में। नाउ दे आर सेइंग अप टू 6 months, so maybe they can wait for 4 to 6 months and then take the second dose of vaccination, because जब तक long term trials नहीं है, I think it is not safe to take vaccination in pregnancy. Right, right. Another very common question, doctors, is about when you've taken some other vaccine, when can you take the COVID vaccination? And similar question here, Satyendra Devangan is asking, on the 13th, that's just yesterday, he took a tetanus injection. Can I take a COVID injection? And the first dose he's asking, or when can I be vaccinated? Dr. Sood. So regarding this thing, vaccination, he can take vaccination. There is no correlation with the tetanus vaccine until unless there was some reactions with the tetanus vaccine or mild some fever. He may wait for 4 or 5 days or a week or so. But as such, there are no interactions. One thing I would like to tell regarding vaccinations, we are seeing a lot of people who are concerned about the
gap between the vaccination. Now, 2 vaccines can be taken, as Dr. Geeta has already told, 2 vaccines can be taken up to even to 6 months apart. Now, there will be people who have taken, like this person has taken a tetanus vaccine. So don't worry about in between vaccines. So if your COVID vaccine is delayed or by maybe 2 weeks, 3 weeks, 5 weeks, that will also do. So I'd like to give a message, don't worry about these things. 4-5 weeks of vaccine here and there won't affect that much. जी डॉक्टर संजीव, हम ट्रीटमेंट से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। अक्सर जैसे ही किसी को घर में हल्का बुखार या गला दर्द होता है तो जो पहले वायरल का ट्रीटमेंट रहता था तो ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते थे। ऐसे में क्या शुरुआत में ही लोग जो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं वो आगे जाकर किसी तरह की परेशानी करते हैं? कोविड में क्या करना चाहिए? क्या एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, इस बारे में बताइए। इसकी भी जैसे मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन है ट्रीटमेंट की। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको माइल्ड डिजीज के बारे में बताना चाहूँगा। अगर माइल्ड डिजीज है, आपका RT-PCR कंफर्म्ड है, तो आपको होम आइसोलेशन करना है, आपको सैचुरेशन मेंटेन करना है। अगर आपका सैचुरेशन मोर देन 94% है तो आपको होम आइसोलेशन में रहना है। और साथ में आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना है। जैसे आपको अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर आपको हाई ब्लड फीवर हो रहा है, मोर देन 100 है, आपको पैरासिटामोल लेना है 6 to 8 आवर्ली। बहुत ज़्यादा फीवर है तो पैरासिटामोल के साथ आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है तो कफ सिरप ले सकते हैं। अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो एंटीएमेटिक ले सकते हैं। और साथ में कुछ दवाएं स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है, जैसे आयोरमेक्टिन देते हैं 12 मिलीग्राम पर डे फॉर 3 to 5 डेज। और एक डॉक्सीसाइक्लिन भी एडवाइस किया गया है। अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा काफ़ी सीवियर तो आप डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम मॉर्निंग इवनिंग फॉर 3 to 5 डेज ले सकते हैं। साथ में मल्टीविटामिन का भी रोल है। हम विटामिन C दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं और बिकोसूल जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। तो और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने को हाइड्रेट करके रखना है और गुड हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करके रखनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो माइल्ड स्टेज में हमें ध्यान देने की जरूरत है अंडर होम आइसोलेशन। Right. Very quickly coming to you, Dr. Navneet Sood, Lekhni Verma repeatedly asking the same question again on Facebook. My sister is recovering from COVID, but from 3 to 4 days she is saying blood is coming from stool and urine. Can you please tell what she should do? Is it normal? COVID per se will not cause this, but all viral infections lead to decreased platelet counts or some clotting deformities. Now, whether this is due to COVID or there are certain other things, I would like to see her details, whether she's taking any blood thinners which are normally prescribed in the COVID time. So if this is happening, then I think blood thinners should be stopped immediately for a week or so. Let's see what happens with this, and she should get her platelet counts and the clotting, bleeding and clotting time done, not normal blood test, and that's it. I don't think COVID is the reason for causing bleeding from the urine or stool. So that has to be checked from other angles also. Okay. Okay. Many thanks, Dr. Sinha, Dr. Kampani and Dr. Sood for joining us here on the show and sharing your views with us and giving us expert answers to the queries of all our viewers. And viewers, we hope all your queries were answered. If not, you can join in and tune in and watch Doctor Speak at in the afternoon again at 3 p.m. and later on again at 7 p.m. For all your queries. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सभी डॉक्टर्स का। और यकीनन आप डीडी न्यूज़ पर लगातार हम डॉक्टर स्पीक दिन में 3 बार आता है और तीनों समय अलग अलग हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल होता है। अगर आपके कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तो आप 3 बजे एक बार फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर स्पीक के हमारे अगले कार्यक्रम में। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।